गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मित्रता पाठ का अध्ययन कर रहे थे जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कल हमने आप लोगों को मित्रता के बारे में बता दिया था कि आखिर मित्रता है क्या, कैसे करना है। और इस पाठ से हमें ये सीख लेनी है कि हमारा जो मित्र है वो कैसा होना चाहिए, हम किसी के मित्र हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है, इन सारी बातों पर चर्चा हुई। आज हमारा जो गद्य खंड है वह है छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। ये आगे चला गया गंभीर होती है, पैराग्राफ में है आपके, इसकी ही हमें व्याख्या करनी है। तो हम सीधे व्याख्या में ही आते हैं। संदर्भ आप लोगों को पता है, लिख ही देंगे। पूर्वत इसलिए लिख देते हैं हम क्योंकि पाठ में एक बार आप संदर्भ लिखेंगे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जब पेपर आएगा वहां कभी पूर्वत मत लिख दीजिएगा, वहां तो आपको सीधे पूरी की पूरी व्याख्या लिखनी है, ठीक है ना। आइए अब हम सीधे गद्य खंड पर आते हैं। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्त होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता रहता है। आइए अब लेखक यहाँ पर कुछ दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हुए बता रहा है। हम कुछ बड़े हो जाते हैं और विद्यालय जो स्कूल की शिक्षा को छोड़ करके विद्यालय शिक्षा में जाते हैं, यूनिवर्सिटी शिक्षा में जाते हैं, वहाँ पर की बात बताई। उस उम्र को लेकर के और बचपन की उम्र को लेकर के कुछ तुलनात्मक बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही बच्चा अपने मूल परिवेश को छोड़ करके नई जगहों पर जाता है, नई जगह का तात्पर्य यहाँ छात्रावास से ले लिया, जिसे अंग्रेजी में आजकल हॉस्टल कहते हैं, ठीक है ना। ये प्रचलित है, छात्रावास कम लोग कहते हैं, हॉस्टल ज़्यादा कहते हैं। तो वहाँ क्या होता है, बच्चा अपना घर छोड़ करके वहीं रहने लगता है, खाना पीना पढ़ना सब कुछ वहीं होने लगता है। विद्यालय के बाद पूरा टाइम उसे वहीं रहना होता है। तो जब छात्रावास में होता है तो वहाँ पर भी उन लोगों को मित्र बनाने की धुन सवार रहती है कि हमारे फला फला मित्र बन जाएं। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। उस समय हमारी जो मित्रता होती है वो कैसे हृदय से आती है, मन से नहीं, हृदय से भाव आते हैं मित्रता के लिए। पीछे के स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता। जो और पीछे हमारे बालपन के जो मित्र होते हैं उनमें ना उतनी उमंग रहती है और ना ही उतनी ज़्यादा खिन्नता रहती है। क्यों, आगे बताया जाएगा। बाल मैत्री में एक चीज़ देखने को मिलती है, बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ है। लेखक ने बताया कि बचपन में हमें जिन चीज़ों का आनंद मिलता है, चाहे वो मित्रता को लेकर हो या खेल कूद को लेकर हो, उस वैसा आनंद जो हमें बचपन में मिला हुआ है, भविष्य में हम चाहें तो वैसा मिल जाए, वो संभव नहीं है, मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? कहा जाता है ना मनुष्य बड़ा बुद्धिमान होता है, लेकिन ये ज़्यादा बुद्धिमानी उसके लिए घातक होती है। व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी बुद्धि तो जरूर बढ़ती जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसके दायित्व तो इतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं कि आनंद देने वाली चीज़ों का भी वह पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले पाता है। जब हम बालपन में होते हैं तो उस समय हमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, अन्य किसी चीज़ों को सोचना नहीं होता, भविष्य को लेकर के हमारे मन में चिंताएं नहीं होती हैं। इसलिए जो कार्य हम कर रहे होते हैं पूर्ण मनोयोग से वो कार्य करते हैं और पूरा आनंद हमें प्राप्त होता है। वैसे ही बताया लड़ाई झगड़े की बात, खिन्नता। देखा होगा आपने कि जो बच्चे होते हैं खेलते खेलते लड़ाई झगड़े कर लेते हैं और थोड़ी देर लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद तब तो खूब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका आपस में फिर से हेल मेल हो जाता है।
वैसी दुश्मनी नहीं होती है जैसी युवा वर्ग में होने पर एक बार लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कहो पूरा जीवन बोलचाल ना हो। तो ये बताया कि जैसा उमंग उत्साह हमें बालपन में प्राप्त होता है वैसा अन्यथा कहीं नहीं प्राप्त होता। आगे ये बताया कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्त होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। लेखक ने बताया हमारे मित्रों में कैसा ज़्यादा कितना विश्वास हम कर लेते हैं। बहुत इतने समझदार हम नहीं होते लेकिन फिर भी जिन चीज़ों को जानते हैं उसमें विश्वास कितना ज़्यादा कर लेते हैं। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं और भविष्य को लेकर के मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं हम करने लगते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावनी कल्पनाएं मन में रहती हैं। और क्या बताया, वह वर्तमान को पूर्ण रूप से जीने लगते हैं, वर्तमान में आनंदित रहते हैं और भविष्य को लेकर के नए नए स्वप्न देखने लगते हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना हो जाता है। क्या बताया लेखक ने कि बालपन में कितनी जल्दी लड़ाई झगड़ा हो जाता है और कितनी जल्दी सुलह समझौता भी हो जाता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। सहपाठी की मित्रता, सहपाठी साथ पढ़ने वाला, हमारे साथ पढ़ने वाले की जो मित्रता का भाव है उस बात को सोच करके ही हमारे मन में बड़े बड़े ख्याल आने लगते हैं। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल की बालक की मित्रता से दृढ़ साथ और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों में कई बातों से भिन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि जो स्कूल की मित्रता होती है बाल्यावस्था की मित्रता से कई मामलों में भिन्न होती है। तब इतनी मजबूती इतनी दृढ़ता नहीं होती जितनी कि युवा अवस्था के मित्रों में होती है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बाल्यावस्था और युवा अवस्था का कंपैरिजन किया जाए तो बाल्यावस्था से भी ज़्यादा मजबूती हमें युवा अवस्था के मित्रों में प्राप्त होती है। क्यों होती है आगे पता चलेगा। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए भी बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों से में चलता नहीं। लेखक कहता है कि मित्र की बात को सुन करके हम अपने मन में एक अच्छे मित्र की कल्पना करने लगते हैं कि हमें भी कोई काश ऐसा मित्र मिल जाए। जैसे देखा होगा टीवी सीरियलों में देखते देखते कभी कभी किसी गरीब व्यक्ति को इतना अमीर आदमी मिल जाता है कि उसकी सारे ख्वाब पूरे हो जाते हैं, खूब धन दौलत मिलने लगता है। तो हम भी मन में कल्पना करने लगते हैं काश ऐसा ही मित्र हमें भी मिल जाए जो क्या करे, हमें बड़ी बड़ी गाड़ी, अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब चीजें दिला सके। तो ऐसी कल्पना हम मन में करने लगते हैं। लेकिन लेखक कहता है, सचेत करता है कि इन कोरी कल्पनाओं से हमारा काम नहीं चलता, हमें तो वास्तविकता की ओर ध्यान देना चाहिए। आगे क्या कहा, सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रवृत्ति, ये दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इससे कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। लेखक कहता है कि किसी के सुंदर शरीर, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये दो चार बातें देख ली और चटपट हम उसे मित्र बना लेते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि ये जो हमारा संसार है, जीवन संग्राम है, इस जीवन संग्राम में मित्र का बड़ा ही महत्व है। सिर्फ यही दो चार बातें देखकर हमें मित्र नहीं बनाना चाहिए, कुछ और बातें हैं जिन्हें देखकर ही हमें मित्र बनाना चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा कर सकें पर हम स्नेह न कर सकें। लेखक कहता है मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की उसके अंदर यदि कोई गुण है तो उसकी प्रशंसा करने लगे, किंतु वह हमसे दूर हो जाए या पास ही रहे तो मन से तो हम प्रसन्नता कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन हृदय से हम उसे मित्र नहीं मान पा रहे हैं, हम हृदय से उसका अनहित चाहते हैं। तो ऐसी मित्रता और ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए जिससे अपने छोटे मोटे काम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर खड़ा करते रहें। बड़ी बात कही यहाँ पर कि मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहिए कि जिससे हम छोटे मोटे अपने काम निकालते जाएं किंतु हम उसका अनहित ही सोचते रहें, उसका बुरा ही सोचते रहें।
मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना। मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चे पथ प्रदर्शक। पथ माने रास्ता, प्रदर्शक माने दिखाने वाला। लेखक कहता हमारा जो मित्र हो वह सच्ची राह दिखाने वाले एक पथ प्रदर्शक की भांति होना चाहिए, और ऐसा मित्र होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। और आजकल अगर ऐसा मित्र मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, जो हमें नई दिशा में, अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास करें, हमारे दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करें। ऐसा मित्र मिलना बहुत ही कठिन हो गया है आज के समय में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। लेखक ये कहता है कि हमारा जो मित्र हो एक हमारे सगे भाई की भांति होना चाहिए जिससे हम पूरा प्रेम कर सकें। और दूसरी बात बताई कि हम जिसे अपना मित्र बना रहे हैं या हमारा जो मित्र बनने वाला है, दोनों के बीच सहानुभूति होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ऐसे मित्र और ऐसी मित्रता होनी चाहिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। लेखक ने बताया कि ये जरूरी नहीं कि एक सेम कार्य कर रहे हैं, कि हम पढ़ने वाले हो तो साथ में पढ़ने वाला ही हमारा एक अच्छा मित्र हो सकता है। नहीं, अलग अलग कार्य करने वाले और अलग अलग प्रवृत्ति अर्थात अलग अलग आदतों वाले जो व्यक्ति हैं वो आपस में एक अच्छे मित्र हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया, उदाहरण देकर के बताया 2-3 लोगों का, उसे हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला उदाहरण दिया राम और लक्ष्मण का। उन्होंने कहा कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। सभी लोग जानते हैं कि राम कितने शांत स्वभाव के थे और लक्ष्मण क्या थे? उग्र थे। बड़ा जल्दी उन्हें क्रोध आ जाता था। दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, लेकिन दोनों के अंदर क्या था? जीवन पर्यंत ऐसी मित्रता निभी कि उनमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कहा। और आगे देखें, अब दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने कर्ण और दुर्योधन का। उन्होंने कहा कि उदार तथा उच्चाशय कर्ण, लोभी दुर्योधन के स्वभावों से कुछ समानता न थी। दोनों के अलग अलग थे। कर्ण उदार था, दानी था, महान वीर था, ऊंचे विचारों वाला था। वहीं जो दुर्योधन था वो लालची व्यक्ति था, तथा दोनों की अलग अलग प्रवृत्ति आदतें होने के बाद, दो स्वभाव होने के बावजूद भी उनमें जीवन पर्यंत एक अच्छी मित्रता दिखाई दी है। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता की जा सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर बताई कि जो हमारा समाज है, इस समाज में लोग विभिन्नता देख करके मित्रता करने का प्रयत्न करते हैं। कैसे? चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त व्यक्ति का साथ ढूंढता है। चिंताशील जो चिंता में ग्रसित रहता है, प्रफुल्ल चित्त जो हमेशा प्रसन्न रहता है। चिंताशील जो व्यक्ति है ऐसे मित्र का साथ चाहता है कि उसे भी कुछ आनंद मिल सके, इसलिए वह प्रसन्न चित्त व्यक्ति का साथ चाहता है। दूसरी बात कही निर्बल बली का, धीर उत्साही का। उन्होंने कहा कि जो निर्बल व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, वह यह चाहता है कि मेरा मित्र कोई बलशाली हो ताकि विपत्ति के समय मेरा साथ दे सके। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। फिर 2 उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि जो नीति को जानने वाला, नहीं पहले देखें चंद्रगुप्त और चाणक्य की बात, कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था बलशाली था, किंतु जब नीति की बातें आती थी कि कैसे कहाँ विजय पानी है, उसमें नीति विचार करना था,
तो उसके लिए हमेशा वो किसकी मदद चाहता था? चाणक्य की मदद चाहता था और चाणक्य की ओर ही देखता था कि यही नीति की बातें बता सकते हैं। वही बलशाली जो अकबर था, जब उसे कहीं प्रसन्नता की बातें सुननी होती थी, खुद को प्रसन्न होना होता था, तो उन बातों के लिए वह किसकी ओर देखता था? बीरबल की ओर देखता था। तो ये विभिन्नता की बातें बताई कि अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग भी आपस में एक अच्छे मित्र बन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है।